और जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और 72 बीपीएससी के लिए जो हम लोग दर्पण टेस्ट सीरीज़ देख रहे थे उसी में जो आज हम लोग छठा टेस्ट देखेंगे। और ये जो है हम लोगों का लास्ट सेक्शनल टेस्ट है। और अब इसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट पे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर उत्तर बिहार का एकमात्र ज्ञात पुरापाषाण कालीन स्थल है। ये हमारा कथन है। कारण कह रहा है कि बिहार में पुरापाषाण युग के साक्ष्य मुख्य रूप से दक्षिण बिहार की पहाड़ियों और गया, मुंगेर, नालंदा जैसे क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कथन अभी हमारा सही है और कारण भी सही है, और ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये एक दूसरे का व्याख्या नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी चला जाएगा। हम इसके थोड़ा इसका हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि हमारे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर बिहार का एकमात्र वाल्मीकि नगर से ही पुरापाषाण युग के अवशेष मिले हैं, ये बात सही है। कुछ और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो आपका मुंगेर है, तो मुंगेर में एक जगह है पैसरा। पैसरा से जो है पत्थर के औजार बनाने के जो है हमको वहाँ से कारखाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। जेठियन की बात करें तो जेठियन गया में है, और यहाँ से हस्त कुठार जिसको हम लोग हैंड एक्स कहते हैं, हैंड एक्स का हमको यहाँ से साक्ष्य मिला है। भीम बांध मुंगेर में है, और ये भी एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। वाल्मीकि नगर की बात करें तो ये आपका पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के किनारे है वाल्मीकि नगर। ठीक है, ये जो है ये आपका गंडक नदी के किनारे हो जाएगा। राजपोखरा और मलीजोर की बात करें तो यहाँ से भी हैंड एक्स और खुरचनी हमको मिलता है, और ये भागलपुर में है। शेरघाट जो है गया में स्थित प्राचीनतम पुरापाषाण कालीन स्थल है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के चिरांद, चेचर, मनेर और सोनपुर से ताम्रपाषाण कालीन अवशेष के साथ साथ मध्यपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है कथन, ये हमारा गलत हो जाएगा। बिहार के चिरांद, चेचर, मनेर और सोनपुर से जो है सब यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है ना कि यहाँ पे मध्यपाषाण नहीं, यहाँ से जो है हम लोगों को नवपाषाण और ताम्रपाषाण कालीन जो है वो अवशेष हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलता है। तो हमारा कथन एक गलत हो जाएगा। कारण कह रहा है मुंगेर जिला मुख्य रूप से पुरापाषाण कालीन साक्ष्यों के साथ साथ मध्यपाषाण कालीन साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। तो कारण हमारा बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो सही जवाब जाएगा। चिरांद की अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखिए चिरांद जो है ये बिहार राज्य के जो है ये सारण जिले में स्थित है। और चिरांद बुर्ज होम के बाद भारत में सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ से हड्डी के उपकरण हमको देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बिहार के आर्यीकरण और भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में विचार करना है और सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि बिहार में आर्यों के बसने का सबसे पहले स्पष्ट और विस्तृत विवरण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। विदेह माधव ने अपनी पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का अनुसरण करते हुए सदानीरा, जिसको हम लोग गंडक के नाम से कहते हैं, वहाँ तक गए थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएगा। यजुर्वेद में सर्वप्रथम जो है वो विदेह राज्य का हम लोगों को जानकारी मिलता है। अंग का सबसे पहला उल्लेख भी अगर हम बात करें अंग का और मगध का, तो इसका जो उल्लेख है हम लोगों को अथर्ववेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने यहाँ पे कि राजा जनक के दरबार और मिथिला की विद्वता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही सुमेलित जो नहीं है यानी जो गलत है हम लोगों को यहाँ पे वो बताना है। देखिए, ऋषि याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद के संवादकर्ता थे। इनका संबंध क्या इससे था? तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ऋषि अष्टावक्र जो इन्हें अष्टावक्र गीता का मुख्य वक्ता माना जाता है, इनका संबंध इससे सही है। ऋषि शतानंद जो है ये राजा जनक के मुख्य पुरोहित और ऋषि गौतम अहिल्या के पुत्र थे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये तीनों स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है, लेकिन यहाँ तो सारा स्टेटमेंट सही है। ऋषि याज्ञवल्क्य की बात करें तो
इन्होंने बृहदारण्य उपनिषद में उनके और जनक के बीच में हुए ब्रह्म ज्ञान के संवाद की जो है हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अंग देश के किस राजा को पराजित कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो जो ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त ने हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने जो है वो ब्रह्मदत्त को हरा करके जो है वो अंग देश को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के गुफाओं के संबंध में विचार करना है और सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि बुद्ध के प्रथम गुरु रुद्रक रामपुत्र थे जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पहला स्टेटमेंट ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि गौतम बुद्ध जो है ये गृह त्यागने के बाद सबसे पहले वैशाली के समीप जो है इन्होंने अलार कलाम से जो है वो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, ठीक है। और बुद्ध के दूसरे गुरु अलार कलाम थे नहीं, बुद्ध के दूसरे गुरु जो थे वो थे रुद्रक रामपुत्र। तो ये दोनों इंटरचेंज है। और जो रामपुत्र थे रुद्रक रामपुत्र, उनसे गौतम बुद्ध ने योग की दर्शन ली थी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे, उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। तो इसका आंसर जो है हमारा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए 7वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मौर्यकालीन गुफाओं के दान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए दान में दिया था। तो अगर हम यहाँ देखें तो सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ी में जो है 4 गुफाएं ना बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए नहीं दिया था, उन्होंने ये अजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए दिया था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बराबर की गुफा पर आधारित हॉलीवुड फिल्म ए पैसेज टू इंडिया ने ऑस्कर और कई अन्य पुरस्कार जीते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सही स्टेटमेंट केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए 4 गुफा जो आजीवक संप्रदाय को दिया गया था वो है आपका सुदामा, कर्ण चौपार, लोमर्स ऋषि और विश्व झोपड़ी। सुदामा गुफा की बात करें तो ये सबसे पुरानी गुफा माना जाता है। अशोक का जो पोता था दशरथ, उसने बराबर की पहाड़ियों से थोड़ी ही दूर नागार्जुन पहाड़िया में 3 गुफाएं बनवाई थी, गोपी गुफा, वपीयका गुफा और वेदाथिक गुफा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे 8 नंबर का। 8वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विचार करना है और हमको यहाँ पे क्या है जवाब देना है। बिंबिसार को कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बिंबिसार को कौशल नरेश प्रसेनजीत से काशी दहेज में प्राप्त हुआ था। ये स्टेटमेंट सही है। उसने वैवाहिक संधियों के माध्यम से राज्य की शक्ति और विस्तार में वृद्धि की। दोनों स्टेटमेंट सही है और ये दोनों का व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिंबिसार की अगर हम बात करें तो बिंबिसार जो है ये 15 वर्ष की उम्र में जो है ये मगध के सत्ता पर बैठा था और उसने गिरिव्रज को यानी राजगीर को अपनी जो है राजधानी बनाई थी। बिंबिसार का अगर सबसे पहले विवाह की बात करें तो उसने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया था और उसको दहेज के रूप में जो है वो काशी मिला था। और दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी चेलन्ना और तीसरी विवाह उसने मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से किया था। 9वां क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक द्वारा स्थापित वह कौन सा प्रसिद्ध स्तंभ है जिसके शीर्ष पर सिंह की आकृति तो है लेकिन उस पर कोई भी शिलालेख खुदा नहीं है। तो ये एकदम विशिष्ट शिलालेख है जो वैशाली स्तंभ के नाम से हम लोग जानते हैं। इस पर कोई भी शिलालेख खुदा हुआ नहीं है। अगला है कि पाल वंश के शासक धर्मपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे 2 स्टेटमेंट दिया है, हमको उस पर अपना आंसर निकालना है और यहाँ पे कह रहा है सही स्टेटमेंट बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि जो धर्मपाल है उन्होंने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि पूरी तरह से राजकीय आदेशों से मुक्त था। बात करें तो ये स्टेटमेंट गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है ये इसका जो आदेश है वो पूर्णतः राजा के हाथों में था, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि गुजराती कवि
सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। ये स्टेटमेंट सही है। वे पाल वंश के पहले शासक थे जिन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार क्षेत्र पर आक्रमण किया तब कर्नाट वंश का कौन सा शासक सत्ता में था जिसने नजराना देकर संतुष्ट कर दिया, यानी ये बख्तियार खिलजी से नहीं लड़ा था, तो वो आपके नरसिंह देव हो जाएंगे। और नरसिंह देव जो है ये कर्नाट वंश के शासक थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी को नजराना दे करके संतुष्टि उनको कर दिया था। नेक्स्ट है कि बिहार में आइनवर वंश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि 14वीं शताब्दी में तिरहुत क्षेत्र पर मुसलमानों के अधिकारों के बाद फिरोज शाह तुगलक ने ओइनवार वंश की स्थापना करवाई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओइनवार वंश के में कई शासक हुए जिनमें महाराजा शिव सिंह सबसे अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। महाराजा हरि सिंह के संरक्षण में मैथिली महाकवि विद्यापति ने अपना प्रसिद्ध काव्य कीर्ति लता की रचना की थी। देखिए विद्यापति की रचना कीर्ति लता है, ये बात तो सही है, लेकिन वो महाराजा हरि सिंह के संरक्षण में नहीं थे, वो महाराजा शिव सिंह के संरक्षण में थे। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर पे चले तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे चेरों के शासनकाल के राज्यों को उसकी राजधानी से मिलाना है। देखिए घुघुलिया की बात करें तो घुघुलिया की राजधानी बिहिया थी। भोजपुर की बात करें तो इसका राजधानी तिरावन था। चैनपुर की जो राजधानी है वो चैनपुर ही थी और सासाराम का राजधानी भी सासाराम ही था। इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बिहार में मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हम लोगों को यहाँ पे सही विकल्प बताना है। बिहार में तुर्की शासन की नींव रखने का वास्तविक श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे कि बिहार में तुर्की शासन का नींव रखने का जो वास्तविक श्रेय है वो शेरशाह सूरी को नहीं जाता है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 12वीं सदी में बात करें तो बख्तियार खिलजी जो है वो एक तुर्क शासक का नींव रखा था बिहार में। बख्तियार खिलजी ने 1195 में उदंतपुरी की विजय प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी की अगर बात करें तो इसने 1195 में नहीं 1198 में उदंतपुरी पर विजय प्राप्त किया था। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। आक्रमण के समय बिहार में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। ये स्टेटमेंट सही है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया और बख्तियारपुर नगर की स्थापना की। तीसरा और चौथा जो है हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हमको सही जवाब बताना है। कथन है कि बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। ये स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सही है। शेरशाह सूरी बिहार के सासाराम क्षेत्र में स्थित जागीर के स्वामी हसन खां सूर का पुत्र था। तो शेरशाह सूरी के पिता हसन खां सूर थे। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमको मिलान करना है कि कौन सा ऐतिहासिक स्थल कहाँ है। शेरशाह की मकबरा की बात करें तो ये आपका सासाराम में हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा हमारा सासाराम में हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से ए और बी कट जाएगा। मखदूम शाह दौलत की मकबरा की बात करें तो ये मनेर में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। बाकी जो है हजरत सैयद मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में है और यूसुफ शाह चक्र का मकबरा जो है ये विस्वाक में है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्मारक स्थल और उसकी जो है पहचान या विशेषता हमको बताना है। देखिए केसरिया स्तूप की बात करें तो केसरिया स्तूप जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ की बात करें तो सिंह शीर्ष वाला अशोक का स्तंभ है। सासाराम की बात करें तो यहाँ से अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है और रामपुरवा से जो है वो वृषभ यानी षाढ़ शीर्ष वाला स्तंभ लेख हमको यहाँ से मिला है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सब तो मिला ही हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा युग सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए बौद्ध गया अभिलेख की बात करें तो बौद्ध गया अभिलेख आदित्य सेन का है। बौद्ध गया अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये आदित्य सेन का नहीं है। हमारा पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बौद्ध गया का जो ये अभिलेख है वो बौद्ध भिक्षु हैं जिनका नाम है महामना।
तो बौद्ध भिक्षु महामना से इनका संबंध हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी मंदार अभिलेख जो है ये तलावा खुदवाना और भगवान विष्णु मंदिर का उल्लेख यहाँ से मिलता है। मनेर तामपत्र जो है यहाँ से गढ़वाल शासक का उल्लेख मिलता है और मुंगेर अभिलेख से देवपाल का। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत में हमको सत्य कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है हमारे सामने यहाँ पे कि तबकाते नासिरी में बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है। ये स्टेटमेंट सही है। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी, शेख कबीर की पुस्तक अफसाना ए शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अबुल फजल के अकबरनामा और बाबर की तुजु के बाबरी से भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। जियाउद्दीन बर्नी के तारीख़ फिरोज शाही से भी मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। रियाज उस सालातीन से शेरशाह के प्रशासन और इतिहास जानने का सर्वोत्तम ये महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये हमारा ऑप्शन 5वां जो है ना ये गलत हो जाएगा। देखिए रियाज उस सालातीन नहीं है, वो अब्बास खां शेरवानी है। अब्बास खां शेरवानी के द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है जिसका नाम है शेरशाह सूरी के इतिहास, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है अब्बास खां शेरवानी के पुस्तक से। ठीक है, तो हमारा 5वां ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हम देखें यहाँ पे तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में बिहार के संदर्भ में हमको विचार करना है और सत्य कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि औरंगजेब के समय बिहार सूबा को प्रशासनिक सुविधा के लिए 7 सरकारी यानी जिलों में विभाजित किया गया था। तो 7 जिलों में नहीं, ये 8 जिलों में था बेसिकली। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल का प्रथम सूबेदार दाऊद खां कुरैशी था, जिसने 7 शुजा के विरुद्ध सैन्य अभियान में भाग लिया था। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दाऊद खां कुरैशी ने औरंगाबाद जिले में सोन नदी के तट पर दाऊद नगर शहर की स्थापना की थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। शहजादा अजीम जो कि औरंगजेब का पोता था, उसने पटना के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया था। 1 लाख रुपए खर्च नहीं किया था, 1 करोड़ रुपए खर्च किया था। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1661 में दाऊद खां कुरैशी ने पलामू के चेरो राजा मेदिनी रॉय को पराजित कर पलामू किले पर अधिकार किया था। ये स्टेटमेंट सही है, यानी 2, 3, 5 यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों और उनके आगमन के समय जो मुगल शासक थे उससे हमको सम्मिलित करना है। देखिए राल्फ फिंच की बात करें तो राल्फ फिंच जो है ये अकबर के समय आया है और ये आया है आपका 1587 में। ठीक है, और ये जो है ये एक अंग्रेजी यात्री था। मोहम्मद सादिक की बात करें तो मोहम्मद सादिक जो है ये जहांगीर के समय में आया है और मोहम्मद सादिक की बहुत फेमस पुस्तक है शुभ ए सादिक। ठीक है, उससे जो हमको तत्कालीन बिहार के पटना की संस्कृति के बारे में हमको जानकारी मिलती है। पीटर मुंडी की बात करें तो पीटर मुंडी जो है ये आपका शाहजहाँ के शासनकाल में आया है और पीटर मुंडी जो है ये 1632 में पटना आया था। बर्नियर जो है ये औरंगजेब के समय में आया था। तो सही जवाब जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार करना है और यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि मुगल सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। 12 मार्च 1576 ईस्वी को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद खां को पराजित किया, जिससे बिहार और बंगाल मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। ये भी स्टेटमेंट सही है। 1578 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का एक सूबा बनाया और खान ए खानम मुनीम खां को पहला सूबेदार नियुक्त किया था। तो हम देखेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 1578 में नहीं 1580 ईस्वी में जो है वो बिहार का एक अलग मुगल सूबा बनाया गया और खान ए खानम यानी मुनीम खां को इसका पहला सूबेदार बनाया गया था। अकबर के शासनकाल में राजा मान सिंह ने 1587
से 1594 के बीच बिहार में मुगल सत्ता को मजबूत किया और रोहतास को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। ये स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पे कि बाबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण घाघरा युद्ध के बाद हुआ। इस युद्ध के महत्व की पहचान कीजिए। घाघरा युद्ध की बात करें तो ये 1529 ईस्वी में हुआ है। इस पहला स्टेटमेंट है कि यह अफगान सत्ता की बहाली के लिए प्रयासरत लोदी वंश तथा बंगाल के शासक की महत्वाकांक्षा के विरुद्ध था। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अफगान अपनी आंतरिक झगड़ों और कलह के कारण पराजित हुए, ये भी स्टेटमेंट सही है। युद्ध के बाद बाबर ने जमान मिर्जा लोहानी को उसके पैतृक क्षेत्र का स्थानीय प्रशासक बने रहने दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वह मुगल दरबार को एक निश्चित टैक्स देगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाबर ने मोहम्मद जमान मिर्जा को जो है बिहार का मुख्य गवर्नर बनाया था और जलाल खां लोहानी को एक निश्चित कर देने की शर्त पर जो है वो बिहार का स्थानीय शासक बने रहने की परमिशन दिया था उसने। तो यहाँ पे ये इंटरचेंज है, ये जो है हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जमान मिर्जा लोहानी जो है इसको बिहार का स्थानीय शासक बने रहने की अनुमति जो है वो बाबर के द्वारा दिया गया था। यह मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जो थल एवं जल दोनों में लड़ा गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो 23 का हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में हमको बताना है, यहाँ पे कथन कारण वाला है कि कथन कह रहा है कि मध्यकालीन और उत्तर मुगल काल के दौरान पटना अजीमाबाद राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि यहाँ 2 मुगल सत्ताधारियों का राज्याभिषेक हुआ था। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और यहाँ पे बोला गया फर्रुखसियर और शहजादा खुर्रम दोनों ने ही पटना की धरती पर मुगल सम्राट के रूप में अपनी औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। तो देखिए फर्रुखसियर 1713 में जो है पटना की धरती पे अपना राज्याभिषेक करवाया था, लेकिन शहजादा खुर्रम नहीं था, वो था आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है इसने जो है वो 1761 में पटना के धरती पर अपना राज्याभिषेक औपचारिक रूप से करवाया था। तो हमारा जो है कारण गलत हो जाएगा, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को पद से हटाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का नवाब दीवान किसे नियुक्त किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 में जो है वो राजा सिताब रॉय को जो है वो धीरज नारायण को पद से हटाने के बाद राजा सिताब रॉय की नियुक्ति नायब दीवान के रूप में किया था। कथन कह रहा है हमारा कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और 1760 के आसपास उसने ये किया था। वह कलकत्ता स्थित अंग्रेज काउंसिलिंग के हस्तक्षेप से दूर रहकर अपनी सेना को आधुनिकीकरण और प्रशासनिक स्वायत्तता सुरक्षित करना चाहता था। ये भी स्टेटमेंट सही है और ये एक दूसरा का व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे मिलान करना है कि यूरोपीय कंपनी का स्थापना बिहार में कब हुआ है। पुर्तगाली फैक्ट्री की बात करें तो 17वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ है। डच फैक्ट्री की बात करें तो डच फैक्ट्री 1632 में बिहार में स्थापित हुआ है। ब्रिटिश फैक्ट्री जो है ये 1651 में और डेन फैक्ट्री 1774 में। तो हमारा सही जवाब जो है वो ए नंबर हो जाएगा। बिहार के प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में हमको जो है वो विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि 1766 ईस्वी में पटना फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय परिषद बनाई गई, जिसमें राजा धीरज नारायण और राजा सिताब रॉय शामिल थे। ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट सही है। 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, जिसको हम लोग प्रांतीय परिषद की स्थापना थॉमस रम्बोल्ड की अध्यक्षता में की गई थी। ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की जो स्थापना है वो जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में। तो हमारा कथन गलत हो जाएगा, सही केवल एक है। पटना में गोलघर के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है कि 1783 ईस्वी में अकाल के बाद जांच अधिकारी जॉनसन के सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण
ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज गॉस्टिन द्वारा शुरू किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। इसे अनाज भंडार का निर्माण जो है वो 20 जुलाई 1789 ईस्वी को पूर्ण हुआ और 1990 में इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। अगर हम यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे हमको सही बताना है। अगर दूसरा स्टेटमेंट को हम देखें तो 1789 ईस्वी में तो ये पूर्ण हुआ था, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 1786 में ये पूरा हुआ था और 1989 के अंदर जो है इसको राज्य स्मारक घोषित किया गया था। तो 29 का आंसर हमारा जो है वो बी नंबर हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हमको विचार करना है और सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे कि बिहार में 1857 की क्रांति का औपचारिक प्रारंभ जो है वो 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में स्थित सैनिक मुख्यालय से हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि रोहिणी में विद्रोह के पश्चात 32वीं इन्फेंट्री का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। रोहिणी में विद्रोह करने वाले सैनिकों ने नॉर्मन लेस्की का नाम जो है वो अंग्रेजी अधिकारी का हत्या कर दिया था, नॉर्मन लेस्की। तो नॉर्मन लेस्की नाम अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा क्योंकि हमारा आंसर जो है 1, 2 और 3 यानी ये तीनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1855-56 के जो संथाल विद्रोह है उसके संबंध में हमको विचार करना है और यहाँ पे हमको सही स्टेटमेंट बताना है। जून 1855 में साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर अंग्रेजी शासन तथा दीकुओं के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया था। यह स्टेटमेंट हमारा सही है। इस विद्रोह का मुख्य नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना था। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो नारा था ये नारा मुख्यतः जो है ये आपका मुंडा विद्रोह से था। ठीक है, ये जो है ये नारा मुंडा विद्रोह का था। तो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी सक्रिय भाग लिया जिसका उदाहरण सिंधु कानू की बहनें फूलों और झानों के रूप में मिलता है। ये स्टेटमेंट सही है। विद्रोह के बाद 1855 में अधिनियम 37 के अंतर्गत दमन एकोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि पहला कथन कह रहा है कि 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के पश्चात पटना बहावी आंदोलन का एक अत्यंत सशक्त केंद्र रहा। ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये सही है। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद लियाकत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और पटना से गतिविधियों का संचालन किया। तो हमारा जो है ये हमारा स्टेटमेंट का कारण जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि सैयद अहमद की मृत्यु के बाद जो है वो विलायत अली के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था, ना कि लियाकत अली के द्वारा। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 नंबर यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न है, मिलान करना है कि किस संगठन का जो है वो संस्थापक कौन कौन थे। बॉयज एसोसिएशन की बात करें तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1909 में किया गया है और ये आपका श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा किया गया है। तो ए का जो है हमारा 4 हो जाएगा। अंजुमन ए हिंद की बात करें तो अंजुमन ए हिंद की जो स्थापना है वो आपको मुंशी प्यारे लाल के द्वारा किया गया है। सरस्वती अकादमी की जो स्थापना है वो कमलेश्वरी चरण सिन्हा के द्वारा और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना इमदाद अली के द्वारा किया गया है। इस तरीके से हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करना है। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में गया में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत है क्योंकि जो 1912 का जो अधिवेशन 27वां था ये बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, ये बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है वो रंगनाथ मधोलकर साहब थे।
दूसरा स्टेटमेंट है कि कांग्रेस का 38वां अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 38वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष रंगनाथ माधुलकर थे। नहीं, 38वां अधिवेशन जो है ये आपका हुआ था गया में और इसके अध्यक्ष जो है वो चितरंजन दास थे। दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो इसका सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि विचार करना है और यहाँ पे हमको क्या है सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किया था। तो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही पहला स्टेटमेंट के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किया था। ये स्टेटमेंट हम देखेंगे तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था, ये जो है ये 1919 में हुआ था और ये आपका असहयोग आंदोलन के दौरान जो है हुआ था ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बिहार की पहली किसान सभा 1923 में मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में स्थापित हुई और सचिव मोहम्मद जुबैर थे। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। 1923 में जो है वो मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद जुबैर थे और सचिव जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। अगला है कि 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। ये स्टेटमेंट सही है। और चौथा स्टेटमेंट है कि 17 नवंबर 1929 को हरिहर क्षेत्र सोनपुर में किसान सभा की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विचार करना है और यहाँ पे हमको क्या है कि सही जवाब बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है हमारे सामने कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की जिसने बीएन कॉलेज क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। ये भी सही है। बैकुंठ शुक्ल को चंपारण के मेलेनिया क्षेत्र की राजनीतिक डकैतियों के संदर्भ में मुख्य फरार आरोपी माना गया और उनको 1930 में जो है सारण पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें तिरहुत षड्यंत्र केस उन पे चलाया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणीश्वर नाथ घोष की बेतिया में हत्या कर दी गई जिसके लिए बैकुंठ शुक्ल को 14 अप्रैल 1933 को फांसी दी गई थी। चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी और उन्होंने मदरलैंड नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र चलाया था। यानी मदरलैंड नामक जो समाचार पत्र है वो बाबा ठाकुर दास के द्वारा चलाया गया था और ये 1906 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है हमारे सामने कि इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है कि गलत कथन बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि 1920 में कांग्रेस के कोलकाता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। 28-29 अगस्त 1920 को पटना में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की और उन्होंने असहयोग आंदोलन को अपनाने पर बल दिया। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है 12वां अधिवेशन जो है ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन ये जो है ये पटना में नहीं हुआ था, ये आपका भागलपुर में आयोजित हुआ था, इसीलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला है कि 5 जनवरी 1921 को मोहम्मद फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की तथा 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। ये स्टेटमेंट हमारा सही है।
चौथा स्टेटमेंट है कि 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भागलपुर में हुई, जिसमें विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा गलत इसलिए है क्योंकि 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय वर्किंग कमेटी की बैठक जो है ये आपका भागलपुर में नहीं हुआ था, ये हमारा पटना में हुआ था। ठीक है, इसीलिए हमारा चौथा स्टेटमेंट गलत है। पाँचवा स्टेटमेंट है कि 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्रांत में शांति बनाए रखना था। पाँचवा स्टेटमेंट सही है। तो गलत पूछा है तो हमारा गलत जो है वो दूसरा और चौथा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1930 के ऐतिहासिक दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ शामिल 78 स्वयंसेवक में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो उनका जो नाम है, उनका नाम है हमारा गिरिवरधारी चौधरी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये बिहार से केवल एकमात्र व्यक्ति थे जो 78 स्वयंसेवकों में ये शामिल थे। अगला है विचार करना है। कथन कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में बम्बई में एक सम्मेलन में हुई थी। तो हमारा जो पहला कथन है ये गलत है, क्योंकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये 1931 में हुआ है। दूसरा का इसका कारण बता रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन 1934 में पटना में आयोजित किया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण को सचिव चुना गया। कारण इसका जो है सही है, तो इसका हमारा आंसर जो है वो डी चला जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब फरार हुए थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है ये 9 नवंबर 1942 को जो है हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। 41 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार के भौगोलिक स्थितियों के संदर्भ में हमको विचार करना है और गलत कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच फैला है। ये स्टेटमेंट सही है। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये भी स्टेटमेंट सही है। गलत पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि ना तो एक ना तो दो ही। कुछ और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो आपका 3, 4, 5 है, और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो आपका 483 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करें तो वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और ये जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में से उन समूहों का चयन करें जिनमें शामिल सभी बिहार के जिले किसी अन्य राज्य या देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, कटिहार, रोहतास और किशनगंज हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी चंपारण और रोहतास की बात करें तो पश्चिमी चंपारण और रोहतास जो है ये हमारा यूपी के साथ सीमा साझा करता है। वहीं कटिहार और किशनगंज की बात करें तो ये हमारा वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो झारखंड है, झारखंड के साथ 8 जिलों का सीमा लगता है। यूपी के साथ भी 8 जिलों का सीमा लगता है। नेपाल जो है वो एकमात्र देश है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 जिलों की लगती है, और वेस्ट बंगाल से जो है वो 3 जिलों का सीमा लगता है, जो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में हमको कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ी का भाग है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है: सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और हरखा नदी घाटी दून। ये भी स्टेटमेंट सही है। गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समुच्च रेखा के से आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो गलत पूछा है तो हमारा ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 44 नंबर का। यहाँ पे हमको मिलान करना है कि ये जो चट्टान है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान की बात करें तो ये आपका दक्षिण पूर्वी बिहार यानी मुंगेर, जमुई, नवादा में पाया जाएगा।
विंध्यन क्रम की चट्टान की बात करें तो ये हमारा आपका दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर और रोहतास में पाया जाएगा। टर्शियरी जो है ये चट्टानें आपको मिलेंगी पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी में, और क्वाटरनरी जो है ये बिहार का विस्तृत मैदानी भाग में जो है ये आपको मिलेगा। बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 भाग में बांटा गया है। आर्कियन युग की चट्टान, विंध्यन समूह की चट्टान, टर्शियरी और क्वाटरनी, ये जो यहाँ पे दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो धारवाड़ क्रम का चट्टान है ये आपका प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। विंध्यन चट्टान प्री कैम्ब्रियन, टर्शियरी चट्टान मायोसीन से प्लेस्टोसीन के बीच में, और क्वाटरनी चट्टान जो है ये प्लेस्टोसीन से हीलोसीन के बीच में जो है इसका निर्माण माना जाता है। 45 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ियों के भौगोलिक विस्तार के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि मंदार पर्वत भागलपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे देखें तो हमको सही बताना है। मंदार पर्वत की बात करें तो ये भागलपुर में नहीं है, मंदार पर्वत आपका जो है ये बांका जिले में है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। पीर पहाड़ी बिहार शरीफ की एक प्रमुख पहाड़ी है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ का विस्तार जमालपुर मुंगेर से पश्चिमी बंगाल तक पाया जाता है, और ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि खड़गपुर पहाड़ी की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है ये मुंगेर जिले में स्थित है। गिरियक की पहाड़ी राजगीर में स्थित है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब जाएगा। बिहार की पहाड़ियों के संबंध में हमको परीक्षण करना है। ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला, रामशिला पहाड़ियाँ गया जी में स्थित है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला, डुंगेश्वर की पहाड़ी, आकाशगंगा पहाड़ी, जेठियन की पहाड़ी, रामशिला की पहाड़ी, ये सब गया जी में है। ठीक है, अगला है कि आकाशगंगा पर्वत का संबंध गया जी के आध्यात्मिक भूगोल से है। आकाशगंगा पर्वत का जो संबंध है ना ये आपका गया जी से संबंधित है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जेठियन पहाड़ी जहानाबाद में है, नहीं, जेठियन की पहाड़ी कहाँ है, ये आपका गया जी में है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और कौवा कोल पहाड़ी गया जी जिला में अवस्थित है, जबकि कौवा डोल पहाड़ी नवादा जिले में अवस्थित है। ये ध्यान रखिएगा कि कौवा कोल पहाड़ी जो है ये नवादा में है, और कौवा डोल पहाड़ी जो है ये आपका गया जी में है, यानी चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र और उसकी विशेषता बताना है। उपतराई या भावर की बात करें तो इसका संबंध जो है हमारा वो कंकड़ बालू का निक्षेप यानी 6 से 8 किलोमीटर की पट्टी से हो जाएगा। बांगर क्षेत्र की बात करें तो इसका संबंध पुराना जलोढ़ निक्षेप जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है हो जाएगा। खादर क्षेत्र की बात करें तो नवीन जलोढ़ और गोखुर झील का निर्माण। चौड़ या मौन की बात करें तो बहादुरपुर और लखनी जैसे जलमग्न निम्न क्षेत्र, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करना है नदी और उसका संगम स्थल। देखिए गंडक नदी की अगर हम बात करें तो इसका संगम स्थल मनेर में है। सोन नदी का जो संगम स्थल है वो मनेर में है। गंडक नदी का जो है वो सोनपुर में हो जाएगा। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी जो है ये कुर्सेला में मिलती है और संगम करती है, और बूढ़ी गंडक जो है ये खगड़िया में हो जाएगा। कोसी की बात करें तो ये कटिहार की कुर्सेला में जो है ये अवस्थित है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये खगड़िया में गंगा नदी में मिलती है। घाघरा या सरयू की बात करें तो ये छपरा में गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन की बात करें तो ये फतुहा पटना में। कर्मनाशा चौसा बक्सर के पास गंगा नदी में। बागमती खगड़िया के पास गंगा नदी में। कमला कोसी नदी में। क्यूल जो है ये सूरजगढ़ा दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी है, उसमें जाके संगम करती है। और फल्गु जो है ये पुनपुन नदी में संगम करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी है ये बिहार में चौसा मतलब बक्सर जो है वहाँ से बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 49 नंबर की, यहाँ पे विचार करना सही विकल्प बताना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि बिहार में ढाका नगर पश्चिम चंपारण जिले में लाल बकिया नदी से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार में ढाका नहर और त्योर नहर जो है ये आपका पूर्वी चंपारण से जो है ये आपका पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ लिखा है पश्चिमी चंपारण, इसीलिए पहला कथन हमारा गलत है।
कोसी बहुउद्देशीय परियोजना बिहार का सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है? नहीं, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार की सबसे जो प्राचीन नदी घाटी परियोजना है वो आपका सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, ये तो सही है। गरुड़ संरक्षण केंद्र भागलपुर में है, और ये भी स्टेटमेंट सही है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है, ये भी सही है। भीमबाद वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई में नहीं, यही गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन तो डी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका मुंगेर में है। कहाँ है ये? मुंगेर में है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम चंपारण में है। बरेला झील जो है ये आपका वैशाली में है, और सुहियान पक्षी अभ्यारण्य आपका भोजपुर में है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि यहाँ पे रामसर स्थल और उसका घोषित वर्ष हमको मिलाना है। कांवड़ ताल को जो है वो 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया, और ये बिहार के बेगूसराय में है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में है, इसको 2024 में, गोगाबिल झील कटिहार को 2025 में, और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण को 2025 में शामिल किया गया है। बाकी एक आप ध्यान रखेंगे जो बहुत बार पूछा गया है बिहार के एग्ज़ाम में, गोकुल जलाशय को जो है, जो कि आपका बक्सर में है, इसको 2025 में जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो 51 का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर है कि हमको विचार करना है और यहाँ पे बताना है सही कौन सा है। सुखलदरी जलप्रपात रोहतास जिले के कनहर नदी पर स्थित है, और यह बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा के पास है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। काकोलक जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है, और इसके शीतल जल के कारण इसे बिहार का कश्मीर कहा जाता है, ये भी सही है। धुआं कुंड और मझर कुंड जलप्रपात जो है ये सासाराम रोहतास के पास स्थित है, और यहाँ पर्यटन के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। तीनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी कुछ आप जलप्रपात का नाम याद रख सकते हैं, जैसे तेलहर कुंड जो है ये कैमूर में है। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में है। करकटगढ़ जलप्रपात जो है ये आपका कैमूर में हो जाएगा। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, और जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर में। 53 नंबर का कथन कह रहा है कि भागलपुर को बिहार की सिल्वर सिटी, नहीं, देखिए भागलपुर को बिहार का जो है ना वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यही कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिल्क रेशम का सबसे बड़ा निर्माण केंद्र स्थित है। भागलपुरी सिल्क को उसकी अद्वितीय गुणवत्ता और ऐतिहासिक महत्व के कारण 2013 में जीआई टैग दिया गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2013 में जीआई टैग मिला है भागलपुर सिल्क को। तो ये स्टेटमेंट यानी कारण हमारा सही है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अगला है हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विचार करना है और सही विकल्प पर चयन करिए कि रेलवे का लोकोमोटिव वर्कशॉप मोकामा से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि रेलवे का लोकोमोटिव वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ये जमालपुर में है, और जमालपुर जो है ये मुंगेर में हो जाएगा। ठीक है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जमालपुर से संबंधित है, नहीं, ये जो है ये मोकामा से संबंधित है। तो दोनों कथन गलत हो जाएगा, ना तो कथन 1 ना तो कथन 2 सही है। हमारा ऑप्शन डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि विचार करना है और सही विकल्प का हमको यहाँ पे चयन करना है। बिहार के जमुई जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का अनुमान लगाया गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है यहाँ पे कि जमुई जिले का सोनो क्षेत्र और कमरमटिया गांव मुख्य रूप से स्वर्ण अयस्क की उपलब्धि के लिए चर्चा में रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पीडमोंट स्वयं मिट्टी के संदर्भ में हमको विचार करना है और सही कथन हमको यहाँ पे बताना है। यह मिट्टी बिहार के केवल रोहतास और कैमूर जिले के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये हिमालय के तराई क्षेत्र और पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। ठीक है। अधिक वर्षा और जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, ये सही है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा या पीला होता है और यह नमी सोखने में सक्षम है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 56 का बी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
पावर प्लांट और उसका स्थान मिलाना है। कांटी थर्मल पावर प्लांट आपका मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड ये नवीनगर में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर बिहार का सबसे बड़ा प्लांट है। और कहलगांव सुपर थर्मल जो है ये भागलपुर ज़िले में स्थित पुराना बड़ा प्लांट है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि सब जो है ये मिला ही हुआ है। नवीनगर सुपर थर्मल पावर की अगर हम बात करें तो ये आपका औरंगाबाद बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको यहाँ पे क्या करना है कि सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार संपूर्ण बिहार मुख्य रूप से CWG जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि थॉर्नवेट के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CAW क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। त्रिवार्थी ने उत्तरी बिहार को AW और दक्षिणी बिहार को CAW जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया था। तो हमारा जो है कारण गलत हो जाएगा। कारण इसलिए गलत हो जाएगा कि उत्तरी बिहार को जो है त्रिवार्थी ने CWA बोला था और जो आपका दक्षिणी बिहार है उसके लिए AW का यूज़ किया था। तो ये सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में हमको यहाँ पे विचार करना है। कहा गया है कि जोन ए इसमें 12 जिले शामिल है और यहाँ मुख्य रूप से चावल, गेहूँ और गन्ने की खेती होती है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जोन ए में जो है टोटल जो है वो 13 जिले हैं। जोन 2 में यह क्षेत्र कोसी और महानंदा नदियों के बेसिन में आता है और जूट तथा मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। जोन 3 इस क्षेत्र को गंगा नदी 2 भाग में मतलब 13A 13B में विभाजित करती है, जहां वर्षा उत्तर बिहार की तुलना में कम होती है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको यहाँ विचार करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहाँ 1000 पुरुषों पर केवल 876 महिलाएं हैं। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। मुंगेर के बाद भागलपुर और खगड़िया का स्थान आता है, जिसका लिंगानुपात समान रूप से 886 है। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जो खगड़िया है, खगड़िया का तो लिंगानुपात 886 है, लेकिन भागलपुर का जो लिंगानुपात है वो 880 है। बिहार का औसत लिंगानुपात 918 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 943 से काफ़ी कम है। ये भी स्टेटमेंट सही है, सही ही पूछा है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से जनगणना से ही संबंधित क्वेश्चन है और जनसंख्या घनत्व से ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि शिवहर बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1818 व्यक्ति निवास करते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये हमारा देखें यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारा कि कैमूर भभुआ बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 482 व्यक्ति निवास करते हैं। तो भभुआ जो है ये न्यूनतम घनत्व वाला जिला है, लेकिन यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो 488 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत में राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान पर। बिल्कुल सही जवाब है हमारा। तो ऑप्शन अगर हम देखें सही तो हमारा तो 1 और 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार को हम लोग फटाफट 1-2 चीज़ देख लेते हैं। बिहार में डिवीजनों की संख्या 9 है, जिलों का संख्या 38 है, सब डिवीज़न का संख्या 101 है, ब्लॉक का संख्या 534 है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वो 18.7% है, बाकी शहरी जनसंख्या 11.3% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो 71.2% है और महिला साक्षरता की बात करें तो वो 51.5% है। इतना आपको ध्यान रखना है। 62 नंबर प्रश्न है कि जीआई टैग जो है वो बिहार के संदर्भ में हमको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि मार्च 2026 तक बिहार के पास कुल 13 पंजीकृत जीआई टैग उत्पाद हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बिहार का पहला जीआई टैग मधुबनी मखाना था।
तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जो पहला जीआई टैग है वो मधुबनी मखाना नहीं, मधुबनी पेंटिंग था। और मधुबनी पेंटिंग को जो है वो 2007 में सबसे पहला जीआई टैग बिहार का प्रदान किया गया था। मरचा चावल जो पश्चिम चंपारण में उगाया जाता है, इस सूची में शामिल होने वाले प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो 62 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सही पूछा है तो एक और दूसरा सही है। बाकी 13 का 13 हम जीआई टैग देख लेते हैं फटाफट। कतरनी चावल भागलपुर का, जर्दालू आम भागलपुर का, मगही पान औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा का, शाही लीची मुजफ्फरपुर का, मरचा चावल पश्चिम चंपारण, मिथिला मखाना मिथिला क्षेत्र का। ये कृषि उत्पाद था। खाद्य सामग्री में बात करें तो सिलाव खाजा जो नालंदा का है उसको जीआई टैग मिला है। और हस्तशिल्प में मधुबनी पेंटिंग को मिला था जीआई टैग, जो पहला था बिहार का 2007 में। अल्पिक खटवा कार्य, सुजनी कढ़ाई, सिक्की घास के उत्पाद, भागलपुर रेशम और मंजूषा कला। इतना आपको ध्यान रखना है। बिहार सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हम लोगों के सामने यहाँ पे कि कबीर अंत्योष्ठी अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्योष्ठी के लिए 3000 की एक मुफ्त सहायता राशि दी जाएगी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और कबीर अंत्योष्ठी अनुदान जो है ये 2007 में इसको चालू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धों को 400 प्रति वर्ष, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले को 500 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इसमें जो है 400 नहीं, इसमें 1100 रुपये का जो है पेंशन दिया जाता है। वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं वृद्धों को मिलता है जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। देखिए इसका कोई ऐसा मानक नहीं है। जो सरकारी नौकरी में नहीं है उनको वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ मिलता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट केवल एक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की सामाजिक और महिला कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में हमको विचार करना है और सही कथन बताना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत एक बालिका को जन्म से स्नातक तक 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इसमें 1 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 10वां में भी 10,000 मिलता है, फिर 12th में उनको 25,000 मिलता है, ग्रेजुएशन में 50,000 मिलता है। इस तरीके से है, तो 1 लाख से अधिक हो जाएगा ये। दूसरा है कि कथन दूसरा बात करें तो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि विवाह की शर्तों को पूरा किया जाता है तो दंपत्ति को 1 लाख की एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण लड़की को दी जाने वाली 50,000 की राशि के लिए लड़की का अविवाहित होना अनिवार्य शर्त है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा जो है सही जवाब यहाँ पे जो है वो 2 और 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता मिलती है। आप उसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि देखिए 10वां में मिलेगा 10,000, फिर 12th में मिलता है, फिर ग्रेजुएशन में मिलता है, इसके बाद आपको ड्रेस का पैसा मिलता है, बहुत सारा प्रोत्साहन राशि मिलता है, साइकिल का पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये 1 लाख से अधिक की राशि पहुंच जाती है। अगला है कि बिहार के लोक सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में हमको मिलान करना है और सही कूट बताना है। देखिए विदेशिया नृत्य की बात करें तो जो विदेशिया नृत्य है ये आपका प्रवासन के दर्द और सामाजिक कुरीतियों पर आधारित नाट्य शैली है। देखिए विदेशिया जो मुख्यतः है ना, ये भोजपुरी क्षेत्र में ये लोक नृत्य किया जाता है और इसके जनक जो हैं वो भिखारी ठाकुर को माना जाता है। विदेशिया नृत्य में मुख्यतः जो है जब किसी महिला का जो पुरुष है यानी उसके हस्बैंड जब अपना घर छोड़ के बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो उसमें दर्द के माध्यम से इस लोक नृत्य को गाया जाता है। डोम कच्छ की बात करें तो डोम कच्छ जो है ये मुख्यतः मगध, मिथिला और भोजपुर क्षेत्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है और ये जो है विवाह के समय पर घर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घरेलू मनोरंजन है और ये केवल महिलाओं के द्वारा होता है विवाह के अवसर पर। जट जटिन की बात करें तो जट जटिन मिथिला और कोसी क्षेत्र में होता है और ये दंपति जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों और लोक कथाओं पर आधारित नृत्य है। सामा चकेवा जो है ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक और कार्तिक मास में मनाए जाने वाला उत्सव है।
तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी कुछ और आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे झिझिया जो नृत्य है ये मिथिला क्षेत्र में होता है और ये भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। महिलाओं के द्वारा सिर पे घड़ा रख के वो नृत्य करती हैं। कट घोड़वा नृत्य की बात करें तो ये नर्तकी लड़की और बांस से बने रंग बिरंगे घोड़ों की आकृति की पहनकर नृत्य उनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है कि राग और उसके अवसर या विशेषता से हमको उसको मिलाना है, यानी गायन शैली। देखिए नचारी राग की अगर हम बात करें तो जो हमारा नचारी राग है ये भगवान शिव की भक्ति और संस्तुति में गाया जाने वाला राग है, ठीक है। और ये महाकवि जो है जिनका नाम है विद्यापति, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लगनी राग की बात करें तो ये विवाह के अवसर पर रस्मों के दौरान गाया जाने वाला राग है। चैता राग की बात करें तो ये आपका चैत के महीने में गाया जाने वाला श्रृंगार और वियोग का गीत है। फगुआ जो है ये फगुआ होली के समय गाया जाने वाला गीत है। तो इसका जो सही जवाब है हमारा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं और क्या है, BDCA यानी BDAC यानी सी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर को प्रश्न है कि बिहार में प्रसिद्ध मेला और उनके स्थानों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए पितृपक्ष मेला जो है ये गया में आयोजित होता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हरिहर मेला सोनपुर में होता है, ये भी सही है। मंदार मेला बैसी में होता है, ये भी सही है। लेकिन सोरठ मेला मुजफ्फरपुर में नहीं होता है। सोरठ मेला की अगर हम बात करें तो सोरठ मेला जो है आपका ये आपका मधुबनी ज़िले में एक गांव है सोरठ, वहाँ पे होता है ये सोरठ मेला। तो ये जो है ये बेसिकली मधुबनी ज़िले में मेले का नाम है। तो डी ही गलत है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना स्थित मितन घाट को बिहार के किस प्रमुख पर्यटन सर्किट से जोड़ा गया है। तो इसको जो है वो मुख्यतः सूफी सर्किट के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे मंदिर और किस स्थान पर है वो मिलाना है। विष्णुपद मंदिर की बात करें तो ये गया में स्थित है, जो वर्तमान में इसका नाम गया जी हो गया है। थाबे दुर्गा मंदिर की बात करें तो ये गोपालगंज में है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में और जल मंदिर जो है ये पावापुरी में है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में है। अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज भागलपुर में है। अशोक धाम लखीसराय में है। विराट रामायण मंदिर केसरिया पश्चिम चंपारण में है। बुढ़िया माई मंदिर राजगीर में है। और बावन बूटी जो है जैन मंदिर ये बिहार शरीफ नालंदा में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पहला, बिहार में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में हमको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि महाबोधि मंदिर समूह बौद्ध गया को वर्ष 2002 में और नालंदा महाबिहार के पुरातात्विक स्थल नालंदा विश्वविद्यालय को 2015 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। महाबोधि मंदिर को जो है ना, महाबोधि मंदिर समूह को जो है वो 2002 में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर समूह को 2002 में शामिल किया गया था, लेकिन नालंदा महाबिहार को जो है, नालंदा महाबिहार को 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। बिहार का वर्तमान में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर है, एक तो आपका महाबोधि और दूसरा नालंदा, यानी कारण तो सही है। सही जवाब हो जाएगा कि कथन तो गलत है लेकिन कारण हमारा सही है। ऑप्शन डी नंबर हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सूफी मत और उनके सिलसिलों के संदर्भ में हमको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है हमारे सामने कि बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध सूफी परंपरा रहा है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इस सिलसिले को बिहार में स्थापित करने और लोकप्रियता दिलाने का श्रेय मखदूम शफरुद्दीन अहमद याहिया मनेरी को जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है।
और तीसरा स्टेटमेंट है कि मखदूम मनेरी का मुख्यालय, निवास स्थान और खानका बिहार शरीफ नालंदा में स्थित था, जो सूफी शिक्षाओं का बड़ा केंद्र बना। तीनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के महान व्यक्तियों और उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है कि आर्यभट्ट का संबंध कुसुमपुर पटना से था। उन्होंने आर्यभट्टीय की रचना की और शून्य तथा पृथ्वी की परिधीय का सटीक मान बताया। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है हम लोगों के सामने कि बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिनका जन्म सोन नदी के तट पर प्रीतकूट में हुआ था। उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जीवक मगध नरेश बिंबिसार का राजवैद्य और भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, जिन्होंने तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। पतंजलि का संबंध शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार से था। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष नामक प्रसिद्ध टीका लिखी थी। चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सामने सही है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के महान साहित्यकार के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि फणीश्वरनाथ रेणु की कृति मेला आंचल को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का सजीव चित्रण है। ये स्टेटमेंट सही है। रामधारी सिंह दिनकर को उनके प्रसिद्ध काव्य संस्कृति के 4 अध्याय के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। थोड़ा ये समझ ले कि रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है राष्ट्रकवि कहा जाता है और इनका जन्म बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था और इनको जो है उर्वशी के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। संस्कृत के 4 धाम के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और वो मिला था 1959 ईस्वी में। दिनकर जी की गद्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं, दिनकर जी की जो है ये संस्कृत के 4 धाम के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में मिला था। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ से पूछा है तो हमारा सही जवाब केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन डी। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो वो हमारा हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया था और कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत मिला है और ये 2024 में इनको मिला है। जयप्रकाश नारायण उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है वो 2001 में भारत रत्न मिला है। वहीं डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न मिला है और राजेंद्र प्रसाद को 1962 में जो है वो भारत रत्न मिला है। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार के टोटल 4 लोगों को अब तक भारत रत्न मिला है, 5 लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो वो था हमारा द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड की बात करें तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। सर्चलाइट की बात करें तो सर्चलाइट को 1918 में चालू किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। बिहार बंधु की अगर हम बात करें तो ये बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र है। वहीं पटना हरकारा की बात करें तो ये बिहार का सबसे पुराना ज्ञात समाचार पत्र है और ये इंग्लिश भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है और अब वह कहाँ स्थित है। तो वो पादरी की हवेली है और ये पटना सिटी में ये स्थित है। बिहार दिवस के ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन कह रहा है कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संयुक्त बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने की आधिकारिक घोषणा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 के दिल्ली दरबार में की गई थी, जिसे 22 मार्च 1912 को लागू किया गया। कारण भी सही है और ये उसका व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ स्थित है। तो विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना 1900 में बिहार सर्वे स्कूल के रूप में हुई थी, जिसे बाद में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना, जिसको अब NIT पटना के नाम से जाना गया है।
तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज वर्ष 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना पटना में की गई थी, जिसे वर्तमान में हम लोग पीएमसीएच के नाम से जानते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। बिहार का पहला कृषि कॉलेज पूसा में 1905 में समस्तीपुर के पूसा के फिप्स लेबोरेटरी की स्थापना अमेरिकी परोपकारी हेनरी फ्रिक्स के द्वारा किया गया था, उसके सहयोग से हुआ था। यानी तीनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना की निम्नलिखित ऐतिहासिक इमारतों में से किसका निर्माण मुख्य रूप से गॉथिक या पुनर्जागरण वास्तुकला शैली से के प्रभाव से हुआ है? तो पटना उच्च न्यायालय, ये भी सही है, क्योंकि 1916 में जो इसका निर्माण किया गया है और वो गॉथिक वास्तुशैली में है। बिहार का विधानसभा भी हो जाएगा, पटना सचिवालय भी हो जाएगा और पादरी की हवेली भी हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो हमारा सही जवाब पीपल हो जाएगा। और राजकीय मछली देसी मांगुर, राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, राजकीय पशु गौड़, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा, राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार हैं और राजकीय प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। ये हमारा बिहार से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जानकारी थी। अगला है कि बिहार के प्रमंडलों और गंगा नदी के भौगोलिक विस्तार के संबंध में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि मगध और कोसी बिहार के ऐसे प्रमंडल हैं जिनका कोई भी जिला गंगा नदी के मुख्य धारा को स्पर्श नहीं करती है। बिल्कुल सही है ये। मुंगेर प्रमंडल का विस्तार गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर के जिलों में है, ये भी हमारा सही है। बिहार में बात करें तो टोटल 9 प्रमंडल है, आपको ये ध्यान रखना है। दोनों हमारा सही विकल्प है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नंगी हड़ताल किस प्रमुख आंदोलन के दौरान हुआ था? तो बिहार में नंगी हड़ताल जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था और ये आपका 1930 में हुआ था नंगी हड़ताल। वहीं बिहार में लोटा विद्रोह जो है वो 1856 में हुआ था मुजफ्फरपुर के जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार करना है, पटना विश्वविद्यालय को अपने गौरवशाली इतिहास के कारण पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देखें तो पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना है सबसे पहले ये आपका हुआ है 1 अक्टूबर 1917 को, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है। कारण कह रहा है कि इसकी स्थापना 1863 में आधुनिक बिहार और उड़ीसा प्रांत के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। कारण हमारा यहाँ पे जो है वो गलत हो जाएगा। कारण इसलिए गलत हो जाएगा कि हाँ, पटना कॉलेज की स्थापना जो है वो ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय नहीं, पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था, ठीक है, इसीलिए हमारा आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए कि प्रथम उपराज्यपाल कौन था। तो प्रथम उपराज्यपाल जो है हमारे, यहाँ पे सही विकल्प हमको बताना है। प्रथम उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। प्रथम राज्यपाल ब्रिटिश काल में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा थे। बिहार ओडिशा विभाजन के बाद प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविन शिफ्टन थे और स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। यानी सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में आपको 1-2 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो नित्यानंद कानूनगो हैं उनके कार्यकाल में बिहार में सबसे पहले जनवरी 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे और जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे राज्यपाल रहे जो आगे चलकर इनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए पहली बार आपातकाल कब लगा था बिहार में। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी थी और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो आपका राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा थी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। राबड़ी देवी जी की बात करें तो राबड़ी देवी जी 1997 ईस्वी में बिहार की पहली मुख्यमंत्री बनी। वहीं राम दुलारी सिन्हा की बात करें तो ये 1988 से लेकर 1990 तक जो है वो बिहार की पहली महिला राज्यपाल
के रूप में इन्होंने पद संभाला। ब्रिटिश शासन में जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री या उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था वो मोहम्मद यूनिस थे। श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थी और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर थे। भोला पासवान शास्त्री की बात करें तो ये पहले दलित मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के समय में सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा थे, ये आपको ध्यान रखना है। नीतीश कुमार के बारे में यहाँ से पूछा गया है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल और राजनीतिक सफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नीतीश कुमार 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो नीतीश कुमार ने 2005 में नहीं 2000 ईस्वी में ही जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लेकर एक नया इतिहास रचा है। ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है कि उन्होंने केंद्रीय कार्यकाल के दौरान रेल मंत्री, कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली है, तो सही स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 89 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार लागू राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है हमारे सामने यहाँ पे कि यह शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक कुल 242 दिनों के लिए लगा था। यहाँ पे हमको सही बताना है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस दौरान बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बिहार में आपको ये ध्यान रखना है कि अब तक जो अगला है कि बिहार में अंतिम बार 7वीं बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। अब राज्य में अब तक कुल 7 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बिहार में अब तक जो है टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में जो है कौन सा मिलान सही नहीं है वो बताना है। प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है, बिल्कुल सही। जिलों की संख्या 38 है, ये भी सही है। अनुमंडलों की संख्या 101 है, अनुमंडलों की संख्या 101 है, ये भी सही है। प्रखंडों की कुल संख्या 512, यही गलत है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 534 प्रखंड है टोटल बिहार राज्य में। बिहार राज्य में पंचायत की बात करें तो वो 8053 पंचायत हैं टोटल। पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, पहला है आपको ये ध्यान रखना है कि पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना है वो आपका हुआ है 3 फरवरी 1916 में, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेंस चैम्बियर थे, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बाजनथी थे। ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत में के बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे, ठीक है। अगला सही पूछा है तो केवल एक हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। 91 नंबर प्रश्न है कि सदन और सीटों की संख्या मिलाना है। बिहार में लोकसभा का टोटल जो है वो 40 सीट है, राज्यसभा का 243 राज्यसभा का जो है वो 16 सीट है। राज्यसभा का कितना सीट है? 16 सीट है। विधानसभा का 75 सीट है, विधानसभा का जो है वो 243 सीट है। और विधान परिषद की अगर हम बात करें एक बार फिर से देख लीजिए, लोकसभा का टोटल 40 सीट है, राज्यसभा का टोटल 16 सीट है, विधानसभा का टोटल 243 सीट है और विधान परिषद का 75 सीट है। यानी ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन कह रहा है कि 1913 में गठित 43 सदस्यीय विधान परिषद आगे चलकर बिहार विधानसभा कहलाई। यहाँ से हमसे कथन कारण का क्वेश्चन है, तो हाँ ये पहला जो स्टेटमेंट है हमारा ये बिल्कुल सही है।
दूसरा स्टेटमेंट है हमारे सामने यहाँ पे कि बिहार विधान परिषद की स्थापना मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। कारण भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे का ना व्याख्या नहीं है, इसीलिए हमारा सही जवाब बी चला जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो श्री रामदयालु सिंह थे। और रामदयालु सिंह की बात करें तो वो 1937 में जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद जो है वो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा पहले अध्यक्ष बने। 94 नंबर प्रश्न है कि 1937 के चुनाव के बहुमत प्राप्त करने के बावजूद भी श्री कृष्ण सिंह ने प्रारंभ में बिहार के प्रीमियम यानी प्रधानमंत्री बनने से क्यों इनकार कर दिया था। तो इसका जो मेनली रीज़न है वो बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि राज्यपाल द्वारा मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन न देने के कारण जो है वो कृष्ण सिंह ने 1937 में बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी उन्होंने प्रधानमंत्री का पद यानी उस समय का प्रीमियर कह लीजिए या मुख्यमंत्री कह लीजिए उसका पद उन्होंने धारण नहीं किया था। इसके तदोपरांत क्या हुआ कि उस समय 1937 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को जो है वो बिहार का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है जिसमें अंगिका को शामिल नहीं किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि 92 संविधान संशोधन से जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 96 नंबर प्रश्न है कि पटना स्थित प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है खान बहादुर खुदा बख्श ने किया था और उन्होंने 1891 में इसकी स्थापना की थी। बिहार में वर्तमान पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये 2006 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य चुने गए थे, तो संविधान सभा में बिहार के टोटल 36 सदस्य जो हैं वो चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सूची लेखक और उनकी कृति से मिलाना है। चंदेश्वर की अगर हम बात करें तो चंदेश्वर की कृति है राजनीति रत्नाकर। मौली कवि की बात करें तो उनकी कृति है उद्वंत प्रकाश। पीर मोहम्मद मुनिस की है दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय, दुखी आत्मा और दुखी हृदय। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो कृति है वह है किसान क्या करे। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है हमारा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो 15 नवंबर 2000 में जो है उस समय में भारत के राष्ट्रपति आर.के. नारायणन थे और बिहार के राज्यपाल जो है वो वी.सी. पांडे थे। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की आर्थिक समीक्षा से संबंधित 2 कथनों इस प्रकार हैं कि बिहार में पहली आर्थिक समीक्षा 2005 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, बिहार का जो पहला आर्थिक समीक्षा है वो 2006-07 में जो है वो सुशील कुमार मोदी के द्वारा पेश किया गया था। 2025-26 की बिहार की 20वीं आर्थिक समीक्षा को वर्तमान वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। ये स्टेटमेंट सही है। सही स्टेटमेंट केवल 2 हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से ही हमारे सामने यहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है स्थिर मूल्य 2011-12 पर 5,31,372 करोड़ अनुमानित है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। स्थिर कीमतों पर बिहार की आर्थिक वृद्धि दर जो है 13.1% दर्ज की गई है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्थिर कीमत पर जो है वो 13.1 नहीं है, स्थिर कीमत पर जो है वो बिहार की वृद्धि दर 8.62% मापी गई है। वहीं अगर हम बात करें चालू कीमत पर जो है वो वृद्धि दर जो है वो 13.1% मापा गया, ज्ञात किया गया, दर्ज किया गया है। तो सही स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे केवल ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण से ही क्वेश्चन है। वर्ष 2024-25 के लिए बिहार में प्रति व्यक्ति आय चालू कीमत पर 40,973 और स्थिर कीमतों पर 76,490 दर्ज की गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है कथन पहला मतलब कथन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है ना, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है वो चालू कीमत पर है 76,490 और स्थिर कीमत पर जो है वो है 40,973, यानी ये इंटरचेंज कर दिया है डाटा को। बिहार के भीतर क्षेत्रीय आर्थिक विषमता विद्यमान है, जहां पटना, बेगूसराय, मुंगेर शीर्ष समृद्ध जिले हैं, जबकि शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी सबसे कम आय वाले जिले हैं। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन डी जाएगा कि ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। यहाँ पे हमको मिलान करना है, आर्थिक सर्वेक्षण का ही डाटा है कि प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में कितना योगदान है। तो ये है आपका 18.3% का योगदान। द्वितीय क्षेत्र का वृद्धि दर जो है वो चालू कीमत पर कितना है, तो ये है 15.5%। तृतीय क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान की बात करें तो वो है हमारा 54.8% और प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन जो है वो 54.2% हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। देखिए, राजस्व प्राप्ति की बात करें तो राजस्व प्राप्ति 2,18,658 करोड़ है, ये सही है। पूंजीगत प्राप्ति 66,165 करोड़ है, ये भी सही है। कुल व्यय 2,95,500 करोड़ है, नहीं यही गलत है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल व्यय जो है ये 2,81,939 करोड़ रुपए है, ठीक है। बाकी राजस्व व्यय जो है वो 2,19,015 करोड़ रुपए है। तो सही जवाब हमारा यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा।